हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा दिल्ली सल्तनत का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कुतुबी वंश पढ़ लिया था, शमशी वंश पढ़ लिया था और बलबनी वंश भी बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। आज एक नया वंश शुरू करेंगे पढ़ना, खिलजी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आते हैं सबसे कम समय खिलजी वंश ही रहता है, लगभग 30 वर्षों तक। और फिर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो तुगलक वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे लिखा भी है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में हमने क्या क्या पढ़ा है। कुतुबी हमारा हो चुका है, शमशी भी हो चुका है और बलबनी भी कंप्लीट कर लिया है। खिलजी वंश आज हम लोग श्री गणेश कर दिया हमने इस वंश का भी। 1290 से 1320 तक ये रहता है। इसमें जो सुल्तान होते हैं, जो शासन करते हैं, 4 सुल्तान होते हैं। इस वंश की नींव कौन डालता है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। फिर दूसरे आते हैं अलाउद्दीन और तीसरे आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक और फिर चौथे जो आते हैं ये थोड़े समय के लिए आते हैं, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, क्या कहते हैं, पैगंबर उपाधि होती है इनकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। खिलजी वंश 1290 से 1320, ये टोटल मतलब टाइमिंग लिखा हुआ है इसका। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये खिलजी शब्द कहां से आया, इसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी, है ना। ओके, स्रोत क्या है, कैसे पता चला? तो स्रोत है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है, तो ये है जियाउद्दीन बर्नी की। क्या नाम है? जियाउद्दीन बर्नी। तो ये सोर्स है जानने का इस वंश के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी की कृति, तारीख है फिरोज शाही। ये जो 4 सुल्तान है, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन और नसीरुद्दीन खुसरो शाह। जलालुद्दीन की बात करें 1290 से लेकर 96 तक ये रहते हैं, 6 वर्षों तक। जैसे जब अब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है तो गुलाम वंश है ना, तो गुलाम वंश में कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन है ना, ऐबक, तो कब से कब तक रहते हैं? 1206 से 1210 है ना। तो वैसे देखिए 1290 से 1206। अलाउद्दीन 1296 से 1316, याद हो जाएगा, 6 लास्ट में है, 1296 1316। ठीक है, फिर आता है कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से 1320, ये तो याद ही रहेगा। कुछ समय के लिए 15 अप्रैल से 7 सितंबर 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक 1320 तक ये रहते हैं नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो ये पता होना चाहिए, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि इनका जो ये खिलजी, जो इनका टाइटल है वो कैसे आया। देखिए, अफगानिस्तान में स्थित वर्तमान हेलमंद घाटी उस समय खिलजी घाटी के नाम से प्रसिद्ध था। जो अफगानिस्तान है वहां पे वर्तमान का जो हेलमंद नदी घाटी है वो उस समय खिलजी नाम से प्रसिद्ध था। और उसमें, उस घाटी में जो लोग, जो जातियां आके बसी, तो उनका मतलब काफी समय तक रह गई, लगभग 200 वर्षों तक। और वहां रहने के कारण अफगानियों जैसा ही उनका रहन सहन हो गया, उनका खान पान हो गया, उनका पहनावा हो गया, सब कुछ उन जैसा ही हो गया। ठीक है, तो इनका रहन सहन सब कुछ वैसा हो गया और इनको जो है खिलजी पुकारा जाने लगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और एक्चुअल में ये लोग तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसा कि लिखा है कि अफगानिस्तान में स्थित वर्तमान हेलमंद घाटी उस समय खिलजी घाटी के नाम से प्रसिद्ध था। जो जातियां उस प्रदेश में बस गई, उनका रहन सहन खान पान अफगानों जैसा हो गया, उन्हें खिलजी नाम से पुकारा जाने लगा। जलालुद्दीन खिलजी जो था, उसके जो वंशज उन्हीं जातियों में से थे। ठीक है, इनको भारत में भ्रमवश अफगानी समझा जाने लगा, जबकि वे कौन थे? तुर्क थे। ओके, एक चीज और याद रखिएगा, जो तुर्की अमीर थे ना, वो इनसे बहुत घृणा करते थे, उनके अंदर बहुत ईर्ष्या थी इनको लेकर, और वो कहते थे कि ये तुर्क नहीं है, ये लोग कौन है? अफगानी है। ठीक है, तो ये पूछता है कि खिलजियों को अफगानी कौन समझता था? जो तुर्की अमीर थे। रॉबर्टी व बार्थोलेड, ये जो थे, इन्होंने तुर्की माना है इनको। ठीक है, ये इतिहासकार है। चलिए अब आते हैं जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो 1290 से 1296, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और उपाधि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बलवन के जो उत्तराधिकारी हैं वो पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने खूब चर्चा की थी इसकी। उपाधि क्या है? शाइस्ता खां कैकुबाद ने दी है ना। नया विभाग इन्होंने दीवाने वकूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यय के कागजात है उनकी देख रेख के लिए ये नया विभाग, इसको कौन बनाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। ओके, चले आगे। जलालुद्दीन फिरोज शाह का राजरोहण, ये जब राज सिंहासन पर बैठते हैं तो मैंने डेट भी बोला था, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। 13 जून 1290, 13 जून 1290 कैकुबाद द्वारा एक किला बनवाया गया था जो कि अपूर्ण था, पूरा नहीं हो पाया था। किलोखरी इसी में ये जो है इनका राज्याभिषेक होता है और 1 वर्ष तक ये यहीं रहने का निश्चय करते हैं किलूगढ़ के किले में ही। ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए, जो बलबनी वंश है उनका रहा है 80 वर्षों तक लगभग शासन, और उसकी आदत हो गई थी दिल्ली के जनता को, ठीक है। और एकदम से कोई एक नया वंश आ गया जो कि खिलजी वंश है, उसको स्वीकार करने में, उसको एक्सेप्ट करने में ना वो मतलब गवाही नहीं दे रहा था उनका मन कि ये कोई नया आ गया है, ठीक है। उनको आदत सी लग गई थी। तो 1 वर्ष तक जलालुद्दीन ने यहीं रहने का निश्चय किया, क्योंकि दिल्ली की जनता इलबारी तुर्कों के शासन की 80 वर्षों से अभ्यस्त हो चुकी थी। अतः एकदम से जलालुद्दीन के शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 80 वर्षों से अभ्यस्त हो चुकी थी और इलबारी तुर्कों के शासन की, और अतः मतलब एकदम से जो जलालुद्दीन है, ये एक नया वंश आ गया, खिलजी वंश, और इनके शासन को स्वीकार करने में वो मतलब रेडी नहीं थी। ओके, 1 वर्ष बाद दिल्ली के कोतवाल एवं अन्य, 1 साल बीतते हैं, उसके बाद जो दिल्ली का कोतवाल होता है और जो अन्य अमीर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो अन्य व्यक्ति होते हैं, अमीर होते हैं, वो लोग जलालुद्दीन को इनवाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं। ये सुनकर वो खुश होता है और दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले, देखिए, जिसको बात करने का तरीका होता है ना, वो कहीं भी राज कर सकता है, ठीक है। तो जुबान होती है, बहुत मायने रखती है। उसको बोलने का अच्छा तरीका, मतलब उसके पास बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। सबसे पहले पहुंचा और बलबन के प्रति उसने बहुत ही श्रद्धा प्रकट की, और उसके बाद मतलब उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी से मतलब बहुत सूनापन हो गया है, बलबन नहीं है तो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि लिखा है कि 1 वर्ष बाद दिल्ली के कोतवाल और अन्य व्यक्तियों द्वारा आमंत्रण पर वह दिल्ली पहुंचा, और वहां पहुंचकर उसने बलबन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। उसने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उसने बोला मैं इस पे कैसे बैठ सकता हूँ, ठीक है, इनकार किया। और उसने अमीरों से भावुक होकर कहा कि तुम लोग जानते हो, बोला बहुत भी मतलब आंखों में आंसू लेके, और सीधा बोला तुम लोग को पता है मेरे पूर्वजों में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे विरासत में राजत्व का गौरव दे के जाता, है ना, ऐसा उसने बोला। तुम लोग जानते हो कि मेरे पूर्वजों में कोई शासक नहीं था जिससे राजत्व का अभिमान, एक मिनट, सॉरी, राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिलते। सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे और मैंने उनकी सेवा की है। सुल्तान बलबन जो ये सिंहासन है यहाँ पे बैठते थे और मैंने उनकी सेवा की है। और वो इनकार करता है कि मैं इस पे कैसे बैठ सकता हूँ, और ये जो महल है जब वो खान थे ना तब उन्होंने बनवाया था, और ये जो महल है, ये जो उनकी संपत्ति है, वो सब उनके पुत्रों की और उनके सगे संबंधियों की है, मेरा इस पे कोई भी अधिकार नहीं है। ये सुनते ही तो सोचिए उसका बोलने का तरीका क्या था कि दिल्ली की जनता और जो अमीर थे ना वो एकदम इतने खुश हुए कि यस, यही हैं जो इस चेयर पे बैठेंगे, इस कुर्सी पे, इस सिंहासन पर बैठेंगे, और यही हमारे मतलब यही अगले शासक होंगे, ठीक है। अगले क्या मतलब अभी, है ना। तो इस तरीके से उसने अपनी बातों से और अपने तरीके से लोगों का दिल जीत लिया, और कुर्सी पर बैठने के बाद, उस सिंहासन पर बैठने के बाद, उस गद्दी पर बैठने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया, अमीरों को कैसे खुश रखना है ना। तो आज तो हम इससे इतना ही पढ़ेंगे कि
राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिलता। सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे, मैंने उनकी सेवा की है और मेरे अंदर उस शासक का भय और गौरव, मतलब मेरे हृदय ने, मेरे दिल ने, मेरे मन ने आज तक, अभी तक उस भले ही सुल्तान नहीं है लेकिन उनका जो भय है, उनका जो गौरव है वो मेरे हृदय ने त्यागा ही नहीं है। यह महल बलबन ने बनवाया, जैसा कि मैंने बताया, जब वह खान था तो, और वह उसके पुत्रों और संबंधियों की संपत्ति है और मैं इस पे, मतलब मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद मैंने बताया ही कि भाई दिल्ली की जनता बिल्कुल मन में बना ली कि नहीं, यही रहेंगे हमारे शासक, यही होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह की शासकीय नीतियां क्या थी, वो पढ़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।